नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेक बाउंस अगर होता है तो उससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके क्या क्या रूल्स और नियम होते हैं चेक बाउंस के। तो आज की जो इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसी पर बात करेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस चीज़ टॉपिक पर काफ़ी लोग मेरे जो मतलब व्यूवर्स हैं उनके कमेंट आ रहे थे। कुछ लोगों ने मेल भी किया था चेक बाउंस जो केस है उससे संबंधित पूरा प्रावधान जानने के लिए। तो दोस्तों इस प्रावधान में हम जानेंगे क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, कौन से लॉ को अप्लाई किया जाता है, सब पर ट्रायल चलता है तो कैसे चलता है, कौन सी कोर्ट में चलता है, इन सब पे बात करेंगे। तो देखिए जो चेक बाउंस का जो मैटर होता है, ठीक है, जब चेक बाउंस होता है, अब चेक कौन कहाँ कैसे कैसे बाउंस होता है। तो देखिए जो चेक होता है वो जैसे आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो आपने उसको चेक दिया। तो जब चेक दिया तो क्या होता है, अब चेक मतलब अकाउंट में आपके पैसा होता है, आपके चेक में जो अमाउंट भरा गया है वो जिसने इशू किया है, चेक जो जारी किया है उसके अकाउंट में उतने पैसे होना चाहिए। नहीं तो जब वो डिपॉजिट करेगा तो इनसफिशिएंस फंड के कारण से आपका चेक बाउंस हो जाएगा। इनसफिशिएंस फंड मतलब आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे इसलिए बाउंस हो गया। तो जब हम चेक इशू करते हैं तो होता क्या है, इसमें जब चेक जैसे इशू किए तो देखिए आप लोगों को मैं एक और बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। माने सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई चेक बाउंस होता है तो मतलब उसका मिसयूज़ बहुत होता है। कोई चोरी कर ले या चेक कहीं मिल जाए तो उसको सिग्नेचर करके रखा, तो ऐसे बहुत सारे मिसयूज़ को रोकने के लिए बोला गया था कि जब चेक बाउंस होता है तो मतलब जिसको आपने चेक इशू किया था तो उसको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि जिन्होंने चेक इशू किया था उनके पास मेरा उधार था, तो वो सबूत भी देने पड़ेंगे क्योंकि इसका मिसयूज़ बहुत हो रहा है इस कानून का। अब चेक बाउंस की बात करते हैं। जैसे किसी ने चेक को अकाउंट में डिपॉजिट किया, मतलब आपने मुझे चेक दिया, मैं आपका फ्रेंड हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, सीरियस में समझ लेना, और आपने मुझे चेक दिया, मैंने चेक को क्या क्या अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। अब जितना चेक अमाउंट डाला गया था वो आपके अकाउंट में उतना अमाउंट था नहीं, इसलिए चेक बाउंस हो जाएगा। अब चेक जब बाउंस हो जाएगा तो होता क्या है, बैंक हमें एक रिटर्न मेमो देता है, एक स्लिप देता है और उसमें ये लिख के देता है कि चेक बाउंस होने का रीज़न क्या है, टाइम डेट सब कुछ पड़ा होता है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे चेक बाउंस का केस आप लोगों के अगेंस्ट करना है और आपने जो मुझे चेक दिया था वो बाउंस हो गया है, तो मैं वो चेक रिटर्न लूँगा, उसके साथ में रिटर्न मेमो भी लूँगा। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, 30 दिन के अंदर किसी वकील से बात करूँगा, ठीक है, या खुद अपने थ्रू अगर मैं नॉर्मल कॉमन पर्सन हूँ तो उसके बाद में उससे बात करके फिर क्या करना होता है, 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस देना होता है। आप लोगों को बताना चाहूँगा ये एनआई एक्ट के तहत सारे जो भी प्रोसीजर होता है एनआई एक्ट के तहत आता है। इसमें मैक्सिमम 2 साल की सज़ा है और जो ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ मतलब जो केस होता है वो फाइल किया जाता है और ट्रायल आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब चेक बाउंस हो गया, 30 दिन के अंदर मैंने लीगल नोटिस दिया, तो काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं जो लीगल नोटिस पर ही सेटल हो जाते हैं। लीगल नोटिस जाता है तो फिर पार्टी क्या करती है, कहती है आओ बैठ के सेटल कर लेते हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर जल्दी कोई पढ़ना नहीं चाहता है। लेकिन कुछ बहुत मैक्सिमम केसेस ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं, तो फिर ये मामला ये होता है, ये आपका जो होता है वो जाता है कहाँ पे, कोर्ट में। मतलब पहले लीगल नोटिस दे दिया, नहीं माने, फिर 15 दिन का कूलिंग पीरियड होता है। 15 दिन में चेक मतलब जब लीगल नोटिस दूंगा तो 15 दिन का इंतज़ार करूंगा, वो ज़रूरी होता है। 16वें दिन मेरे को राइट मिलता है कि अगर मतलब लीगल नोटिस देने के बाद भी अगर सामने वाली पार्टी ने सेटल नहीं किया तो मुझे राइट मिल जाता है कि इसको फाइल करने का। फिर मैं एप्लीकेशन तैयार करके केस फाइल कर दूँगा, कोर्ट में चला जाएगा। फिर कोर्ट सम्मन भेजेगी, किसको भेजेगी, जिन्होंने चेक इशू किया था वो आएंगे, फिर ट्रायल चलेगा, इशू फ्रेम होगा, वो बहुत सारी चीज़ें होगा, मतलब ये सारी चीज़ें बात की बात है। तो ट्रायल जब शुरू होता है, जब सम्मन भेजते हैं, काफ़ी लोग होते हैं नहीं आते हैं सम्मन पर, मतलब सीरियस नहीं लेते, तो कोर्ट उसमें वारंट भी इशू करता है, बट जल्दी नहीं करता, बट कई सारे चांसेस देता है अपीयर होने के लिए। तो इसमें ये चीज़ होता है, तुरंत नहीं कर देता है, तो काफ़ी लोगों को अपीयर होना चाहिए। तो आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप जब चेक बाउंस का मामला आता है तो एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2010 का जजमेंट है, इसका नाम है दामोदर एस प्रभु बाबा सैयद लाल। इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि अगर कोई भी चेक बाउंस का मामला होता है या तो उसमें जो पार्टी जो एक्यूज़ होता है, आरोपी होता है, उसमें अगर मैटर को पहले या दूसरे हेयरिंग पर मतलब फर्स्ट एंड सेकंड हेयरिंग पर अगर वो केस को सेटल करना चाहता है तो 10% के साथ में ट्रायल के स्टेज में मतलब ट्रायल कोर्ट में सेटल किया जा सकता है। और ये एक ऐसा इकलौता केस है जिसको किसी भी चरण में किसी भी स्टेज पर हम इसको सेटल कर सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ होता है जो इसमें 10% के साथ, और माने हाई कोर्ट में 15% और माने सुप्रीम कोर्ट में 20% और 25% के साथ सेटल किया जा सकता है। तो ये बहुत ही आप लोगों को बताना चाहूँगा जो ये चेक बाउंस का मामला होता है और जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का मामला होता है जो सेक्शन 25 के तहत आता है आपको नोटिस। इसमें होता ये है कि ये समरी ट्रायल होता है तो ज़्यादा समय नहीं लेता, बस हर डेट पे कुछ काम होना चाहिए। और एक बड़ी अच्छी बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो चेक बाउंस मामला है, जो ईएमआई बाउंस मामला है, दोनों एक दूसरे के भाई हैं, बस लॉ थोड़ा अलग अलग है। और इसमें जो जिस कोर्ट में ट्रायल होता है उस कोर्ट के जज को इतना पावर मिलता है कि जो भी चेक अमाउंट होता है उसका डबल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो होता है, पासा इसको बोलते हैं, ये 2007 में बना था। तो इसमें होता क्या है कि इसमें अब चूँकि मतलब बैंक को इसमें खास तौर पर ये बैंक या ईएमआई या कोई लोन बाउंस होता है, लोन का जो ईएमआई बाउंस होता है ना, तब ये लॉ होता है वो लागू होता है। चाहे आपने लोन लिया हो, पर्सनल लोन, बैंक लोन, कोई भी लोन लिया हो तो वहाँ पे ये लागू होता है। तो इसमें ज़्यादातर जो कंप्लेन करने वाला पार्टी होता है वो बैंक होता है या कोई फाइनेंस सेक्टर होता है, इंश्योरेंस कंपनी, यही सब होते हैं। कॉमन आदमी के लिए तो आपका चेक बाउंस का मामला ही होता है, चेक ट्रांसफ़र या जो भी पेंडिंग होता है या सिविल सूट रिकवरी ऑफ पेमेंट होगा, ये सब चीज़ें होती हैं। आशा करता हूँ चेक बाउंस से संबंधित जितने भी लॉ हैं उनको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे जो लीगल टॉपिक वीडियोज़ हैं आपको मतलब क्या कहते हैं, जो रेगुलर अपलोड होते रहते हैं वो आपको मिलते रहेंगे और आप अपने लीगल नॉलेज को इन्हेंस करते रहें। ताकि देखो, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है अगर आप कॉमन आदमी हैं तब भी, क्योंकि अवेयरनेस से आप अपने आप को सुरक्षित, अपने संबंधियों को सुरक्षित रख सकते हैं। मिलता है एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।